क्लास 10th साइंस चैप्टर 10 आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखो कि लाइट होता क्या है। तो लाइट की डेफिनेशन ही सबसे पहले है। तो क्वेश्चन यही आ जाएगा, डिफाइन। क्वेश्चन 1 में आप डाल दो डिफाइन लाइट, डिफाइन लाइट या व्हाट इज लाइट। लाइट कहेंगे किसे? अभी तक लाइट के बारे में आपने कई बार सुना है, आज इसकी डेफिनेशन लिखो। आंसर, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी, जो हमें देखने में सक्षम बनाती है। लाइट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। तो डिफाइन लाइट पहला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। सेकंड है कि लाइट बनती किस चीज से मिलके है। ठीक है, फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल लाइट इज मेड अप ऑफ, फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ particles light is made up of, लाइट किस तरह के पार्टिकल से मिलके बनती है। तो इसके आंसर में आप लिखोगे लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स, फोटोन से मिलके लाइट बनती है। जैसे ईंटों से मिलके घर बनता है, ऐसे ही फोटोन से मिलके लाइट बनती है। अब ये फोटोन क्या है? डिफाइन फोटॉन्स, फोटोन के बारे में बताओ। फोटॉन्स किसे कहेंगे? तो इसके आंसर में आप लिखोगे फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स। फोटोन एनर्जी के पैकेट हैं। फोटॉन्स नॉट हैव मास, फोटोन में मास नहीं होता, तो मासलेस एनर्जी के पैकेट्स को फोटोन कहते हैं। मासलेस एनर्जी के पैकेट्स, एनर्जी के पैकेट को फोटोन कहेंगे। फोटोन क्या है? मासलेस एनर्जी के पैकेट हैं, और इन्हीं फोटोन से मिलके क्या बनती है? लाइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। व्हाट इज, तो क्वेश्चन हमारा था what is the nature of, what is the nature of light, लाइट का नेचर क्या है। तो लाइट के नेचर को हम कहेंगे ड्यूअल नेचर। लाइट है ड्यूअल नेचर। लाइट का पार्टिकुलेट नेचर भी है और लाइट एक वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो इसके आंसर में लिखेंगे, यहीं मैं आगे लिखवा देता हूं आंसर, light has dual nature, particulate as well as wave। इसका मीनिंग समझो बेटा। बचपन में तुम पढ़ते थे कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे जाती है, जबकि लाइट का जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं होता, वो वेव की तरह से जाती है, लेकिन वेव लेंथ इतनी लंबी है कि वो स्ट्रेट फील होगा। तो लाइट पार्टिकल से मिलके बनी है जिन्हें फोटोन कहेंगे, इसलिए लाइट का पार्टिकुलेट, पार्टिकल की तरह नेचर है, बिहेव पार्टिकल की तरह करती है। और लाइट एक वेव है, इसीलिए वेव नेचर है। तो पार्टिकुलेट एंड वेव ड्यूअल, मतलब दो तरह के नेचर है लाइट में, पार्टिकल की तरह भी और वेव भी। तो अगर लाइट के पाथ को हम एक्सप्लेन करेंगे, what is the path, what is the path followed by light, लाइट कौन सा पाथ फॉलो करती है? आंसर में हम लिखेंगे वेव, एज ए वेव। लाइट एक वेव की तरह से, इस तरह से मूव करती है। जैसे वेव मूव करती है ना, ऐसे लाइट मूव करती है।
लेकिन लाइट की जो वेवलेंथ है, 9th में आपने पढ़ी से वेवलेंथ कहते हैं, लाइट की वेवलेंथ इतनी ज्यादा है और एम्पलीट्यूड यानी ये जो हाइट है ये इतनी कम है कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे इट अपीयर टू मूव स्ट्रेट. लाइट इज अ वेव, मूव लाइक एज अ वेव बट अपीयर स्ट्रेट. और बचपन में आपने किया था कि कुछ रेक्टेंगल लाइन में रख दो, उसके एक तरफ कैंडल, उनके अंदर छेद करो तो लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करती है. उसका एक एक्टिविटी आपने की थी. तो वो एज अ स्ट्रेट वो दिखाई देती है, लेकिन जब आप 12th में इस चैप्टर को दोबारा पढ़ोगे तो और डिटेल में पढ़ोगे और आपको पता लगेगा लाइट कैसे मूव करती है. एक वेव की तरह से मूव करती है. वो सारी वो प्रॉपर्टी शो करती है जो एक वेव शो करती है. तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लो, इन्हें आप अपने बुक के क्वेश्चन मान लो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि लाइट कहते किसे हैं, लाइट किससे मिलके बनी है. फोटोन से. फोटोन किसे कहेंगे? फोटोन मासलेस एनर्जी के पैकेट्स हैं. लाइट का नेचर कैसा है? पार्टिकुलेट एज वेल एज वेव नेचर. और पाथ कैसा लाइट का? लाइट एक वेव की तरह से मूव करती है, लेकिन अपीयर एज स्ट्रेट एज अ वेव बट अपीयर एज या अपीयर स्ट्रेट पाथ वो अपीयर होता है कि भाई स्ट्रेट मूव कर रही है. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन. तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? डिफाइन. अगला क्वेश्चन यहीं पे आपका बन गया 6th क्वेश्चन. व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो लाइट का रिफ्लेक्शन कहते किसे हैं? व्हेन अ लाइट रे when a light ray comes back in same medium after striking a reflecting surface, the phenomena is called रिफ्लेक्शन. मीनिंग समझो. ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये लाइट इस पे आके टकराती है, स्ट्राइक करती है, और टकराने के बाद उसी मीडियम में जिससे आई थी उसी में वापस चली जाती है. तो इस फिनोमिना को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं. When light ray comes back in the same medium after striking a reflecting surface, the phenomena is called reflection. जब लाइट रे किसी सरफेस पे टकरा के, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाती है, उसे क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्शन. इससे पहले भी कई क्लासेस में आप ये टॉपिक कर चुके हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th क्वेश्चन यही बनता है कि अगर रिफ्लेक्शन है तो इसके कुछ लॉज भी हैं. तो डिफाइन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज को आप डिफाइन करो. तो रिफ्लेक्शन के 2 लॉ हैं. इसके आंसर में आप ये लिखोगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ. फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मैं यहाँ दोबारा डायग्राम बना के आपको याद दिलाता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा था. ये देखो, एक था ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया. इसमें इस तरफ ये रफ सरफेस, इस तरफ पॉलिश्ड सरफेस, और ये एक लाइट आती है, इसे इंसिडेंट रे कहेंगे. क्या कहेंगे हम इसे? इंसिडेंट रे. और ये टकराती है, जिस पॉइंट पे टकराती है इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और यहां टकरा के ये वापस बैंड कर जाती है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. ये रिफ्लेक्टेड रे होगी है. और जो पॉइंट पे टकराए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक परपेंडिकुलर हम एज्यूम कर लेते हैं और इसे हम नॉर्मल कहेंगे. क्या कहेंगे? नॉर्मल. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल है इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आई. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहेंगे? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, and the normal at point of incidence is called angle of incidence.
और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल है इसे हम R से डिनोट करते हैं और इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो फर्स्ट लॉ क्या है कि I और R दोनों बराबर है। सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं एंगल I इक्वल टू एंगल R। अगर ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, I 45 डिग्री है तो R भी 45 डिग्री ही होगा। सेकंड, इंसिडेंट रे जो अभी हमने ये बनाई है, नॉर्मल ये जो नॉर्मल हमने बनाया, एंड रिफ्लेक्टेड रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों रे इस पॉइंट पे जो बनी हुई हैं, दोनों रे और ये नॉर्मल, लाई इन अ सेम प्लेन, लाई इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे होंगे। इस लाइन का बहुत सारे बच्चों को मीनिंग नहीं समझ में आता कि लाई इन अ सेम प्लेन होता क्या है। एक्चुअली लाई इन अ सेम प्लेन का मतलब है एट ऑन सेम सरफेस, एट ऑन सेम सरफेस, सेम सरफेस पे ही ये होंगे। सेम सरफेस का क्या मतलब है भाई? जैसे देखो ये पेन और ये पेंसिल दोनों सेम सरफेस पे पड़े हुए हैं एक ही बुक पे, और ये जो पेन है तीसरा, ये ऐसे अगर ऊपर खड़ा हो दिखाई जो दे रहा है तो ये सेम सरफेस पे नहीं है। अगर ये भी इसी बुक के सरफेस पे लेटा हुआ है तो हम इसे कहेंगे ऑल थ्री लाई ऑन अ सेम प्लेन या फिर ऑन अ सेम सरफेस। इसमें से किसी भी एक को हम हाइट पे ले जाएं, यानी इस सरफेस से हम उठा लें, ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा कर लें या जिस भी तरह से, तो तीनों एक सरफेस पे नहीं होंगे। कब होंगे तीनों एक सरफेस? तीनों जब इस बुक पे आराम से पड़े हुए होंगे तो ये एक सरफेस पे होते हैं, यानी एक ही सरफेस तीनों को टच करते हुए निकलता है, तो हम कहेंगे लाई इन अ सेम सरफेस, लाई इन अ सेम प्लेन। तो ये दोनों लॉज थे, अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में कई बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। उसके बाद ये जो 8-10 लाइनें दे रखी है, यहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप लोग हर रोज सुबह नहा के तैयार होने के लिए जो प्लेन मिरर देखते हो उसके बारे में क्वेश्चन है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। जो स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मिरर है, उनमें भी ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल है। आपने सबसे ज्यादा कौन से सरफेस को देखा है? आपने प्लेन मिरर को सबसे ज्यादा देखा है, तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो व्हाट इज प्लेन मिरर? एक क्वेश्चन हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, क्वेश्चन 8, व्हाट इज प्लेन मिरर? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर किसे कहेंगे? आंसर, ए रिफ्लेक्टिंग a mirror whose reflecting surface is plane। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है उसे प्लेन मिरर कहेंगे। तो प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज, तो अगला क्वेश्चन देखो बुक में लिखा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। मैं यहां क्वेश्चन दोबारा लिखता हूं, यहां क्वेश्चन 9, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज of the image formed in plane mirror। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टियां आपको बतानी है, उसकी प्रॉपर्टियां बतानी है। तो पहली प्रॉपर्टी तो देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। पहला वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी फर्स्ट। इसका आंसर ऊपर है, ऊपर ऐसे निशान लगा देता हूं। तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है? ऐसी इमेज जिसे आप स्क्रीन पे ऑब्टेन ना कर सकें, जो एक्चुअली रेज जो है टकरा के नहीं बनाती हैं, जो सिर्फ हमें फील होती है कि इमेज बन रही है, उन्हें वर्चुअल इमेज कहते हैं। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए समझो कि आप एक बॉल आपने पकड़ी हुई है और घर के अंदर कमरे की दीवार पे बॉल को फेंक के मारते हो, तो दीवार से टकरा के बॉल क्या होगी? वापस तुम्हारे पास आ जाएगी ना। तो इसी तरह से बॉल की जगह आप लाइट रेज को समझो और दीवार की जगह रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस मिरर को समझो। तो लाइट रे जब मिरर से टकराएगी तो वापस आ जाएगी, इसी फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, डिफाइन मैं दोबारा वीडियो में दिखा दूंगा बाद में।
हम्म? तो फर्स्ट आपका था व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। तो पहला वर्चुअल, वर्चुअल को हिंदी में कहते हैं आभासी। आभासी यानी जिनका सिर्फ आभास होता है, जो एक्चुअली में नहीं होती। दूसरा पॉइंट है इरेक्ट। साथ में अपनी बुक खोल के रखो, साथ साथ मार्क कर लोगे तो टाइम बचेगा, बाद में परेशान नहीं होगे। इरेक्ट यानी सीधी। सीधी का मतलब है जैसे आप देखते हो इमेज अपनी मिरर में, तो आपका सिर ऊपर है तो इमेज में भी आपका सिर ऊपर ही दिखाई देगा। इसे इरेक्ट कहते हैं। कई मिरर ऐसे होंगे, आप साइंस म्यूजियम वगैरह में गए होंगे तो वहां पे इमेजेस इन्वर्टेड बनती हैं। सिर ऊपर है उसमें सिर नीचे दिखाई देगा, उन्हें हम इन्वर्टेड कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, पहला वर्चुअल, दूसरा इरेक्ट। तीसरा ये है साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये थर्ड पॉइंट है, यानी जो हाइट आपकी है वही हाइट आपकी इमेज की मिरर के अंदर होगी। और फोर्थ है द इमेज फॉर्म्ड एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। यानी आपका डिस्टेंस, देखो ये मिरर है, बहुत ये इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये मिरर है, आप यहां खड़े हो यहां, तो आपकी इमेज जो इसके अंदर बनेगी वो इतने ही गैप पे पीछे यहां बनेगी। यहां आपको तो सरफेस पे ही दिखाई दे रही है ना, लेकिन वो इतनी ही पीछे बनेगी। पीछे का क्या मतलब है, जैसे आप इस मिरर से दूर जाओगे, आप मिरर के रिस्पेक्ट में आपकी हाइट छोटी होती चली जाएगी और उतनी ही छोटी आपकी इमेज होती चली जाएगी। आपको फील होगा कि आप मिरर से दूर जा रहे हो, तो उसके अंदर इमेज भी आपसे मिरर से दूर जा रही है, बट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। हाँ जी सर। तो देखो 4 पॉइंट हमने यहाँ पे किए हैं। पहला वर्चुअल, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूं जो आपको याद करना है, वर्चुअल। दूसरा है इरेक्ट, इमेज इरेक्ट बनती है। हमने पूछा ना भाई कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। थर्ड साइज ऑफ इमेज, इमेज के साइज को एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आप न्यूमेरिकल में सीखोगे, यहां सिंबल बना रहा हूं, बाद में ध्यान रहेगा। एच डैश इक्वल टू, एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन 10 पे लिख देते हैं, ड्रॉ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसे ड्रॉ करो। अब देखो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पेपर में आता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी में नहीं होंगे लेकिन पेपर में आपके आएंगे। तो मैं बना के दिखा रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको एक प्लेन मिरर बनाना है। ये आपका प्लेन मिरर हो गया इस तरह से। आपको ये एक सरफेस बना देना, सपोज जिस पे आप खड़े हुए हो। ये ऑब्जेक्ट है, आप हो। यहां से जो लाइट रे ये जाएगी इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। ये इंसिडेंट रे ये टकरा के इसी रास्ते से वापस आ जाएगी और हमें लगेगा कि ये मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में सीधी चली गई है। दूसरा, सपोज इस पॉइंट पे एक लाइट आके यहां लगी ऐसे, इंसिडेंट रे, सिर्फ इसी पॉइंट को बनाएंगे हम, तो ये टकरा के यहां ऐसे आ जाएगी ऐसे, और हमें लगेगा कि ये कहां से आई है, ये अपोजिट इस पॉइंट से आई है। यानी इस पॉइंट की एक इमेज बनेगी यहां, तो ये ए था तो यहां बनेगी ए डैश। इसी तरह से बी की यहां बनेगी बिल्कुल नीचे ये बी डैश। तो ये ऑब्जेक्ट थी और ए डैश बी डैश क्या बन गई, आपकी इमेज बन गई। तो यहां पे आप लिख दोगे ऑब्जेक्ट, ये मिरर और ये इमेज। बस ये आपको बनानी है पेपर में। ये आई और ऐसे चली गई, ये आई ऐसे चली गई, तो दोनों कहां मिली, यहां मिली, तो इसे नीचे से आप मिला सकते हो। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जितनी भी एक्स्ट्रा बुक है सब में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या क्या है, एक तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी प्रॉपर्टी है, एक ये डायग्राम है, और दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो इस पेज के सबसे ऊपर बनाया हुआ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। छोटे से एरिया में एनसीईआरटी ने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मिरर, टाइप ऑफ मिरर। तो टॉपिक
क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देता हूं, क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर। तो आंसर में लिखेंगे टाइप ऑफ मिरर, फर्स्ट प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में ऊपर हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, वो लिख देना। और सेकंड स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर किसे कहेंगे? आपके एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फेयर का पार्ट है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच अ मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फेयर। सच मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो इसमें सच काट दो, सिर्फ यहां से मार्क करो स्फेरिकल मिरर। यहां मैंने इसका आंसर ये मार्क करवा दिया है। मिरर्स whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल, नीचे डायग्राम दिया हुआ है, इन्हें हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे। बहुत आसान है डेफिनेशन, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है वो प्लेन मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है वो स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हैं। स्फेरिकल मिरर के टाइप, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। तो ये वाला जो डायग्राम है ये कनकेव मिरर का है और ये वाला जो डायग्राम है ये कन्वेक्स का। इधर तो प्लेन सरफेस है और इधर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये प्लेन सरफेस, ये रफ सरफेस। ऐसे इधर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये रफ सरफेस है। तो इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस RS लिख दिया और इधर रफ तो पूरा ही लिखना पड़ेगा सरफेस, क्योंकि दोनों ही RS हो जाएंगे। ऐसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये रफ खुरदरा सरफेस है। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, दोनों की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है? अ स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा। द फेस इज टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फेस है, उसे हम क्या कहेंगे? कनकेव मिरर कहेंगे। तो ये कनकेव मिरर की डेफिनेशन, ये मैंने कनकेव मिरर की डेफिनेशन पे मार्क कर दिया, ये डायग्राम और ये डेफिनेशन। दूसरा कन्वेक्स मिरर, अस्फेरिकल मिरर, यहां से अस्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ है उसे कन्वेक्स मिरर कहेंगे, कन्वेक्स। और पहले वाला क्या था? कनकेव। नाम याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना। कनकेव, केव मतलब गुफा, मैंने ऐसे याद किया था, ये अंदर की तरफ घुस जाती है, इसमें लाइट रे, तो जैसे हम गुफा में घुस गए तो ये कनकेव। कन्वेक्स यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ, लाइट रे यहां से टकराएगी ऐसे, तो जिसमें लाइट रे जाए और अंदर घुस जाए तो कनकेव। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, और जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड वो कन्वेक्स। स्केमेट्रिक जो डायग्राम है मिरर की वो यहां दोनों इसमें शो की हुई है। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? देखना बेटा, ये कनकेव मिरर में बना रहा हूं इस तरह से, ये हो गया कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर किसी स्फेयर का पार्ट है, तो हम एज्यूम करके पूरा स्फेयर, एज्यूम करके एजम्पशन से पूरा स्फेयर बना लेते हैं। तो इस स्फेयर का कोई सेंटर होगा ये, तो इस सेंटर को मान लो हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस C को हम लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का सेंटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट। ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका भी एक सेंटर मान लेते हैं जिसे P से डिनोट करते हैं, P। तो P क्या है? इसको हम कहेंगे पोल। पोल, पोल की डेफिनेशन क्या है? सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज द सेंटर ऑफ
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है। इन दोनों पॉइंट से एक पास होने वाली एक इमेजिनरी लाइन को हम एज्यूम कर लेते हैं। एक इमेजिनरी लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे हम इसे? प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज ए imaginary line which passes through C and P, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोला, पूरा नाम लिख देना। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो C और P से पास होके जाती है, ध्यान रहेगा। एक शब्द आता R जिसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ब्रैकेट में लिख दो CP। रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट, इसकी डेफिनेशन, ये सब डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है इसलिए लिखवा रहा हूं। रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट, उस स्फीयर का रेडियस जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, C और P का डिस्टेंस ये, तो ये हो गया आपका R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच का हिस्सा। तो सेंटर, पोल, रेडियस, प्रिंसिपल एक्सिस, 1 2 3 4, 4 डेफिनेशन। ये डायग्राम और ये 4 डेफिनेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन में जो अगले क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं के ऊपर बनते हैं, इन्हें डिफाइन करने के लिए पूछ लेते हैं। इसके बाद जो रिफ्लेक्शन होगा एक्चुअल, और उसके बाद जो डेफिनेशन उभर के सामने आएंगी, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा। आपके एनसीईआरटी में पोल, यहां इसी डायग्राम के नीचे पोल को एक्सप्लेन किया हुआ, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे ही जब पेज पलटते हो, नेक्स्ट पेज पे देखो, यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल मिरर, उसे हम क्या कहेंगे? स्फेयर है, स्फेयर का एक सेंटर है, तो सेंटर को हमने C से डिनोट कर दिया, C के बारे में आ गया। ये जो C है ये स्फेयर का कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ उसका एक कर्वेचर जो एज्यूम किया उसका सेंटर है। ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हमने R से डिनोट कर लिया, R। प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो हमने अभी पढ़ा वो सारा आपके पेज, एनसीईआरटी पेज नंबर 162 में सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में उसके बारे में पढ़ाया हुआ है। तो जो नोट करवाया उसे नोट करके यहां से भी एक बार रीड जरूर करना है, ठीक है बेटा।